हाय गाइस, आई एम राज सर। आई वेलकम यू ऑल टू एचके क्लासेस। तो आज का हमारा जो सेशन है ये होगा एक हिंदी भाषा में और वो भी पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स की। ये पूरी एक सीरीज है जो मैंने शुरुआत की है। इसका एक पिछला लेक्चर जो हमारा आया था पार्ट 1 वो पहले रिलीज हो चुका है। आप ऊपर आई बटन के अंदर देख सकते हो और वो लेक्चर भी आप देख सकते हो वहां से क्लिक करके। तो आज का ये जो लेक्चर है जिसमें हम टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम वहां से अगले पिछले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे और कई सारी एक्साइटिंग चीजों को पढ़ेंगे भी। सो लेट अस बिगिन। ये है मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं हूँ हेमराज काबलिया, बी मैकेनिकल, पीजी डिटेल टैक्सेशन और यूनिवर्सिटी टॉपर, मोटिवेशनल स्पीकर, good in public relation and public speaking, and here are my interest। तो आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कशन किया था? तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ बैंक्स। ब्रॉडली टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं 3 प्रकार के: शेड्यूल बैंक्स, नॉन शेड्यूल बैंक्स और साथ ही साथ तीसरा होता है डेवलपमेंट बैंक। तो ये 3 प्रकार के बैंक्स को ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है। उसके बाद में हमने रीजंस पढ़े थे नेशनलाइजेशन के बैंक्स के। क्या मेन रीजंस थे? जैसे रीजनल डिस्पैरिटी था, उसके बाद में इनकम गैप जो होता है रिच और पुअर के बीच में, वो एक कारण था कि बैंक जो है वो रिच पीपल को प्रेफर करती थी लोन्स देने के अंदर, और जो पुअर था उससे और भी ज्यादा पुअर हो रहा था, जिससे इनका इनकम जो गैप था, इनकम गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर वाज इंक्रीजिंग, जो कि बिल्कुल भी कंसिडरेबल नहीं है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ठीक है। उसके अंदर रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि गांधी जी जिनका ये मानना था कि हमारा जो असली भारत है वो ग्रामीण भारत है ना, कि भारत जो है वो भारत के गांव में बसता है, तो उस भारत को हमें साथ लेकर के चलना होगा। तो रीजनल डिस्पैरिटी उस वजह से भी हो रही थी। और दूसरा कारण था कि इंडिया का जो पोर्ट का इलाका, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई, गुजरात के अंदर सूरत, कच्छ का जो इलाका है वो, उसके बाद में साउथ के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी और वेस्ट के अंदर में कलकत्ता, ब्रिटिश इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो रीजन्स थे ये पोर्ट सिटीज थे, जिसकी वजह से डेवलपमेंट यहाँ पर तो हुआ कॉलोनियल मास्टर्स द्वारा, लेकिन एक बहुत ही बड़ा पोर्शन जो कि भारत का ग्रामीण इलाका है, जो कि सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया और बाकी फ्रंटियर प्रोविंसेस जो कि पहले भारत का हिस्सा हुआ करते थे, उन सभी जगहों पर भी डेवलपमेंट पीछे रह गए और वो सारे के सारे इलाके पूरी तरीके से डेवलप हो ही नहीं पाए। तो ये भी एक कारण था। उसके बाद में हमने पढ़ा था शेड्यूल बैंक के बारे में। शेड्यूल बैंक्स के अंदर हमने उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था और साथ ही साथ अदर कुछ चीजें मैंने आपसे डिस्कस की थी। ठीक है, तो हम वहां से अब आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो नॉन शेड्यूल बैंक्स। तो नॉन शेड्यूल बैंक्स के अंदर सबसे स्पेसिफिकली आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आरबीआई जो है ना, आरबीआई वो सेंट्रल बैंक है और साथ ही साथ बैंकर्स का भी बैंक है। कई सारे जो बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स, पीएसबीज, सेंट्रल बैंक इन पर डायरेक्ट कंट्रोल करता है ना, लेकिन आरबीआई का नॉन शेड्यूल बैंक्स पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में कई सारे चांसेस है कि ये बैंक फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि आरबीआई जो कि सबसे बड़ा रेगुलेटर है, अगर उसी का कंट्रोल नहीं होगा, कोई देखरेख करने वाला ही नहीं होगा, तो जो खर्चा है बैंक का, कई बार बैंक जो लोन्स प्रोवाइड करती है वो एनपीएस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनपीएस मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब कोई लेनदार या फिर कोई लेंडर अपना लिया हुआ लोन पे बैक नहीं कर पाता है ना, तो ऐसी सूरत में बैंक का प्रोवाइडेड लोन ये एनपीए बन जाता है। इसके निपटने के लिए आईबीसी,
उसके बाद में इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड और भी कई सारे टेक्निक जैसे कि लोन की रिस्ट्रक्चरिंग ऐसे कई सारे टूल्स का बैंक्स इस्तेमाल करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं, मोस्टली लोकल एरिया बैंक्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सीडीसीसी हमारे चंद्रपुर में के अंदर लोकल एरिया बैंक्स है, तो वो भी नॉन शेड्यूल ही एक तरीके से है ना, क्योंकि इनके पास सेंट्रल रेगुलेटरी बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें बैंक्स की स्टडी करनी है उनके एग्जाम्पल्स के साथ में। एग्जाम में सवाल आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सेंट्रल रेगुलेटरी जो बैंक है आरबीआई, उनका डायरेक्ट कंट्रोल क्या होता है नॉन शेड्यूल बैंक्स के ऊपर, इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। या फिर कुछ बैंक्स के एग्जाम्पल लेकर के डायरेक्टली आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जा सकता है बैंकिंग के एग्जाम के अंदर। डेवलपमेंट बैंक्स, तो डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर हमें पढ़ना होता है कि बैंक्स विद स्पेसिफिक पर्पस, ये बैंक्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस को सर्व करते हैं। जैसे कि नाबार्ड का एग्जांपल ले लीजिए, नाबार्ड एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता है ना, तो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर फिर ये लोन्स प्रोवाइड करेगा और बाकी सारी चीजें जो भी बैंक से रिलेटेड है या फिर अलग अलग स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको मॉनिटर करने का ये काम करता है। और साथ ही साथ ड्रिपिंग डाउन इफेक्ट बोल सकते हैं आप उसको, या फिर गवर्नमेंट जो ऊपर से पोर करती है मनी को डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, वो कहाँ तक एक किसान के पास में पहुंच रहा है, देश के फार्मर्स के पास में पहुंच रहा है, उसकी स्टडी होती है ना। तो ये सारी चीजों को मॉनिटर और हैंडल करता है नाबार्ड। उसी प्रकार से सीड भी अपनी एक अलग फील्ड में काम करेगा और इसी तरीके से अलग अलग फील्ड्स के अंदर डेवलपमेंट बैंक्स काम करते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमें ध्यान देना चाहिए पीएसएल के बारे में, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो डेवलपमेंट बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर भी काफी ज्यादा फोकस करता है। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हमारे देश में इसलिए जरूरी है कि कई सारे किसान, जैसे कि गन्ना किसान जो है हमारे देश के, है ना, शुगर केन, तो शुगर केन इंडस्ट्री के अंदर काफी सारा मुनाफा है, लेकिन क्या उस मुनाफे का असली हकदार जो कि किसान होता है वो उस तक पहुंचता है? तो जवाब में नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कई उसके कारण होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग के चार्जेस और बाकी सारी चीजों के अंदर किसान का जो प्रॉफिट होता है वो उसे अलग कर दिया जाता है, उससे छीन लिया जाता है अलग अलग चैनल्स के थ्रू। तो ये सारी चीजें ना हो या फिर हो तो भी कम से कम हो, इस सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखता है नाबार्ड, है ना। तो यह है नाबार्ड की वर्किंग। इसी तरीके से डेवलपमेंट बैंक एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर काम करते हैं। सवाल आपको पूछा जा सकता है कि नाबार्ड के फॉर्मेशन से रिलेटेड और बाकी सारी चीजों के रिलेटेड भी आपको चीजें पूछी जा सकती है। तो ये सारी फैक्चुअल चीजें है जो आपको आसानी से इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बातें बताई है वो ये है कि कई सारी चीजें जो कि बैंक से रिलेटेड है और बैंक के फंक्शनिंग से रिलेटेड है वो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक्स, है ना। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं फोकस करूंगा पेमेंट बैंक्स के ऊपर। इससे पहले भी मैंने कहा था आपको कि कई सारे ऐसे बैंक्स होते हैं जैसे डेवलपमेंट बैंक्स या स्पेसिफिक पर्पस को सर्व करते हैं, उसी प्रकार से पेमेंट बैंक्स भी है। पेमेंट बैंक में सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेटीएम का। आपने कई बार देखा होगा कि पेटीएम करो, ये ऐड चलती है ना। तो पेटीएम हर तरीके की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन अप टू 1 लाख का आपको वो डिपॉजिट देता है ना। उसके बाद में अगर आप उसके अंदर पेटीएम के कोई बैंक के अंदर अगर आप डिपॉजिट करते हो अपने मनी को, तो वो क्या करेगा कि जो कन्वेंशनल बैंक है, कन्वेंशनल बैंक जो है वो उसको डिपॉजिट कर देता है वो अमाउंट। आपको मना नहीं करेगा डिपॉजिट करने से, लेकिन आपका अमाउंट किसी कन्वेंशनल बैंक में एक सूडो अकाउंट बना करके वो डिपॉजिट कर देता है ना, आप ही के नाम से। तो इस तरीके से आपका पैसा भी डिपॉजिट हो गया और साथ ही साथ पेमेंट बैंक अपने कई सारे कामों को निपटा भी देता है। पेमेंट बैंक स्पेसिफिकली पेमेंट पर्पसेस के ऊपर फोकस करता है, जैसा कि उसके नाम में भी बताया गया है ना। पेमेंट थ्रू यूपीआई एंड अदर चैनल्स। यूपीआई कहाँ से कंट्रोल होता है? यूआईडीएआई, है ना। तो ये अथॉरिटी है इंडियन गवर्नमेंट की, तो ये अथॉरिटी कंट्रोल करती है, जिसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यूआईडीएआई आपका डेटा भी स्टोर करके रखती है, जिसमें आपका बायोमेट्रिक डेटा होता है
है ना, आपके हाथ के फिंगरप्रिंट्स का कलेक्शन और बाकी सारी चीजें जो कि सीधे जुड़ी होती है आपके आधार पर, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जो निर्णय आया था आधार से रिलेटेड, ये राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड, तो इस तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करनी है कि सारे टॉपिक आपस में जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपका आधार भी आ गया, यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक आ गया, साथ ही साथ आपका यहाँ पे यूपीआई और यूआईडीआई अथॉरिटी भी आ गई। तो ये सारी चीजें आती है। नैरो बैंकिंग का भी इसका एक हिस्सा आ गया, क्योंकि नैरो बैंकिंग कहा जाता है जैसे कि सारे कन्वेंशनल बैंक के यहाँ पर आपको फंक्शनिंग देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। तो जिस तरीके से बाकी बैंक्स काम करते हैं, आपके डिपॉजिट्स लेते हैं, ओवरड्राफ्ट वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट बैंक्स में उस तरीके की फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिली। खाता होगा आपका, लेकिन मैक्सिमम उसका आप इस्तेमाल सिर्फ पेमेंट्स के लिए करते हो। उसी तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक ये डिफरेंशिएटेड बैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रूरल एरियाज जो हो गए, तो वहां पर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिल जाएंगे। कैसे सहकारी बैंक भी इसी से जुड़े हुए, इसका एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि एक जो लास्ट पर्सन है देश का, आखिरी आदमी, जिसे हम अंत्योदय भी कहते हैं, अंत्योदया, है ना। तो अंत्योदया जो है, आखिरी आदमी का उत्थान होना चाहिए, आखिरी आदमी उठना चाहिए अपने जीवन में। यही बात गांधी जी ने भी कही थी, और ये आइडिया इंस्पायर हुआ है जॉन रस्किन इनकी किताब से। आपको ये पूछा जा सकता है कि जॉन रस्किन ने कौन सी किताब लिखी थी। उन्होंने किताब लिखी थी अनटू द लास्ट। यही से गांधी जी को आइडिया आया था, गांधी जी ने आइडिया लिया था अंत्योदया का, कि देश का आखिरी आदमी जब तक ये बात कहता नहीं खुद कि मैं खुश हूँ इस सरकार से, अभी सरकार के काम से, तब तक मैं किसी को भी खुश नहीं मानता। तो इसी तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव वे से पढ़ाई करनी है ना। आप कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर हजारों रुपया बर्बाद करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी वहां पर नहीं मिलती। एक से दूसरा टॉपिक किस तरीके से जुड़ा हुआ आप देख सकते हो। अब आपको सवाल कैसे पूछे जाएंगे बैंकिंग के एग्जाम में, आपको पेमेंट बैंक दिया जाएगा, उसके एग्जांपल्स दे करके पूछा जा सकता है कि पेमेंट बैंक के अंदर क्या फंक्शनिंग, जैसे मैंने आपको कहा नैरो बैंकिंग, आपको ये पूछा जाएगा कि फॉलोइंग बैंक्स आर प्रोवाइडिंग द फंक्शनिंग ऑफ नैरो बैंकिंग, तो उसके बाद पेटीएम का एग्जांपल दे दिया जाएगा आपको, या फिर अलग अलग बैंक दे एसएफबीस के बारे में कहा जाएगा, पेमेंट बैंक पीएसबीस का एग्जांपल दिया जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा पेमेंट बैंक्स, है ना। तो इस तरीके से आपको अलग अलग ABCD ऑप्शन दे करके पूछा जाएगा, और आपको उसी तरीके से उसका जवाब देना है। जवाब इस बात पर बेसिस होना चाहिए कि आपने कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी की है या नहीं। सिर्फ यही देखा जाता है बैंकिंग के एग्जाम में कि आपने कहीं ऊपर से तो पढ़ाई नहीं की है ना। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप हजारों रुपया देते हो, लेकिन वहां पर भी इस तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन गेट फ्री लेक्चर्स ऑफ HK क्लासेस, है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स दिए जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, और सैटरडे के दिन आपसे मैं लेक्चर्स अपलोड किया करूंगा आपके लिए। और यहाँ पर आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस के साथ में बैंकिंग अवेयरनेस, करंट इवेंट का एप्लीकेशन, जैसे कि कई सारे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ऐसे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पेपर है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडीज के लिए आपको काम में आते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक्सेल करने के लिए आप क्या जरूरी है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करें, और करंट इवेंट्स का एप्लीकेशन क्या होता है। करंट इवेंट आपने न्यूज़पेपर में पढ़ तो ली, लेकिन वो कहाँ पर अप्लाई होती है। जैसे कि आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कई सारे टॉपिक एक साथ जुड़े होते हैं, तो इंटरलिंकिंग यहाँ पर आपको मिलेंगी। इंटरलिंकिंग यहाँ पर आपको ऊपरी चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, यहाँ पर आपको हर चीज एक दूसरे से जो जुड़ी हुई है उनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो कई थाउजेंड रुपीज खर्च करके भी आपको ये सारी चीजें नहीं मिल सकती बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन यहाँ पर आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। करना आपको क्या है, करना आपको बस इतना है कि ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। तो ये टेलीग्राम चैनल की मेरी लिंक है, यहाँ पर आप जाइए, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए HK क्लासेस _हेमराज सर,
और जाकर के उसे तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, ये पब्लिकली ओपन है। और दूसरा आपको काम करना है कि एचकेसी स्टडी सर्कल नाम से, हिमराज कावलिया सर के नाम से, एचकेसी स्टडी सर्कल नाम से मैंने व्हाट्सएप का एक ग्रुप तैयार किया है, ये भी ओपन में रखता हूँ, आप इसके अंदर रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा नाम हिमराज कावलिया। तो यहाँ पर फेसबुक पर जाकर के आप मुझे सर्च कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम का फिर से यहाँ पर मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है। सो थैंक यू, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई एम हिमराज कावलिया, साइनिंग ऑफ।